अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो बोल सकते हैं कि द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज रिगार्डेड एज साइंस। किसी भी चीज के बारे में जब एक सिस्टमेटिक वे में, क्रमबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी संगठित तरीके से, और करेक्ट नॉलेज है जो गेन करते हैं, मतलब सही सही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। अभी हम लोग बोलते हैं ना पॉलिटी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, हिस्ट्री को हिस्टोरिकल साइंस बोलते हैं ना। क्यों हिस्ट्री को हिस्टोरिकल साइंस बोलते हैं? हिस्ट्री को हिस्टोरिकल साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं कि नहीं। एंशिएंट टाइम हुआ, फिर मिडिएवल हुआ, फिर मॉडर्न हुआ। एंशिएंट में पहले ये हायरार्की सिस्टम में देखते हैं कि पहले ये डायनेस्टी आया, फिर ये डायनेस्टी आया, ये डायनेस्टी आया, पढ़ते कि नहीं? तो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है ना। ऑर्गेनाइज्ड वे कहने का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड वे कहने का मतलब हुआ, मान लो कि कोई डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, सपोज करो कि मुगल डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो मुगल डायनेस्टी के समय क्या सोशल स्ट्रक्चर था, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसमें कौन कौन से रूलर आए, कौन कौन सा डेवलपमेंट किए, क्या इकोनॉमिकल सिनेरियो था, सब कोई मुगल डायनेस्टी के बारे में मुगल डायनेस्टी के चैप्टर में ही पढ़ लोगे ना। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका हुआ। और हिस्ट्री के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका एविडेंस होता है कि नहीं होता है? होता है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोज एविडेंसेस हम लोग हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करते हैं ना। तो इसीलिए हिस्ट्री को भी हिस्टोरिकल साइंस बोला जाता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जब हम लोग सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में और करेक्ट नॉलेज गेन करते हैं तो वो साइंस होता है। साइंस कौन से वर्ड से लिया गया है? सिंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन देखो कहां से निकल गया क्वेश्चन। तो जीएस में जो भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, हर एक वर्ड, हर एक है जो सेंटेंस, एक है जो क्वेश्चन होता है, याद रखना। और खास करके केमिस्ट्री की क्लास में जो भी मेरे मुंह से निकलेगा समझ लो एक क्वेश्चन है। आप जब पीवाईक्यू बनाओगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए, साइंस में बहुत सारा ब्रांचेस है। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लो। केमिस्ट्री है क्या? कोई बताएगा? केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया? देखो, एक्चुअली में केमिस्ट्री जो वर्ड है, एक कीमिया एक वर्ड है, कीमिया। ठीक है ना, एक इजिप्ट का एक वर्ड है कीमिया, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर, काला रंग। एक्चुअली में क्या होता था, इजिप्ट में जो काली मिट्टी होती थी ना, ब्लैक सॉइल होती थी, उसको केमी कहा जाता था। और वहीं से ये वर्ड आया केमिस्ट्री। इसीलिए केमिस्ट्री को पहले जो था एंशिएंट टाइम में केमी टेकिंग कहा जाता था। हाँ, ठीक है। अब पूछेगा सर की केमिस्ट्री होता क्या है? मान लो कि एक क्वेश्चन बना दिया कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड, दो तीन ऑप्शन दे देगा। बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग बीइंग्स के बारे में। फिजिक्स में नेचुरल फेनोमेनन के बारे में, प्राकृतिक घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मीडियम क्या है, इंग्लिश है या हिंदी है? ठीक है, बाइलिंगुअल चलेंगे हम लोग। ठीक, तो केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री बोलता कोई कि केमिस्ट्री में सर हम लोग मेटल के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें मैटर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, पूछेगा केमिस्ट्री कौन से वर्ड से आया, कौन से लैटिन वर्ड से? तो कीमिया। याद रखिएगा, कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। पीडीएफ कहाँ है इसका? चलो चलो, देखिए, वही था अभी केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री एक वर्ड कीमिया से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। ठीक है ना, पहले इजिप्ट में ब्लैक सॉइल को हम लोग केमी कहते थे, इसलिए केमिस्ट्री का जो प्रीवियस जो नाम था वो केमी टेकिंग भी था। ठीक है,
अब हम लोग जान लो पहले जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जैसे हम लोग बहुत पढ़ते थे ना 11th-12th में, आप लोग केमिस्ट्री देखे थे, पूरा हम लोग केमिस्ट्री कंगाल दिए थे, उतना नहीं पढ़ना जीएस के व्यू से। आपके एई के एग्जाम में भी खास करके, या टेक्निकल एग्जामिनेशन जो भी होता है आप में, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन का कहने का मतलब कि वैसा क्वेश्चन आएगा जो डेली लाइफ में यूज में आता है। देखते हो क्वेश्चन निकाल करके देखना, एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका, 2-3-4 क्वेश्चन आ जाता है। मैटर से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहता ही, एक आध क्वेश्चन मिस कर गया तो मिस कर, बहुत ज्यादा एक्चुअली में कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का रहता नहीं है, ठीक है, 5-6-7 रहता है। अगर 10 क्वेश्चन रहता, 12 क्वेश्चन रहता, तो है जो 1-2 क्वेश्चन मिनिमम है जो मैटर से रहता। फिर भी आपके आपके आप पूरा एग्जाम देखोगे अपने टेक्निकल एग्जाम का, तो एक क्वेश्चन मैटर से रहता ही रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आपको फर्स्ट वन मैटर एंड देयर नेचर। इसमें हमको पढ़ना क्या है, मैटर क्या होता है, मैटर का स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये सब के बारे में पढ़ना है। इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है कि एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में जाता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो ना। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग को ले लेना है कि कौन से चैप्टर में, मैटर एंड देयर नेचर में। सेकेंड चैप्टर जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ना है, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ जो परमाणु वर्ड है वो सबसे पहले कौन दिया था, कोई बताएगा यहां। परमाणु वर्ड वाज फर्स्टली गिवन बाय, नाम भूल रहे हो, हम नाम दे, चलो, जॉन डाल्टन फर्स्ट वन ऑप्शन, सेकंड वन ऑप्शन महर्षि कनाड, थर्ड वन ऑप्शन डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन, गलत। जॉन डाल्टन जो था वो एटम से रिलेटेड पहला थ्योरी दिया था कि एटम कैसा होता है, ये सबसे पहले बताया था जॉन डाल्टन साहब। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट मॉडल और द फर्स्ट पोस्टुलेट्स प्रपोज्ड बाय एनी साइंटिस्ट दैट वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जॉन डाल्टन दिए थे। जो वर्ड आया था, वर्ड सबसे पहले दिया था वो थे, भारत हर चीज में आगे हमेशा से, ठीक है ना। तो एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाड, 600 बीसी में वो है जो परमाणु के बारे में बता दिए थे। परमाणु एक संस्कृत वर्ड है, क्या है, संस्कृत वर्ड, विच मीन्स इंडिविजुअल, जिसका मतलब क्या होता है, अविभाजित। तो सबसे पहले महर्षि कनाड बोले थे कि अगर मैटर को तोड़ते जाया जाए, तोड़ते जाया जाए, तोड़ते जाया जाए, तो लास्ट में मैटर का एक सबसे छोटा पार्ट मिलेगा जिसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है। दैट वाज रिगार्डेड एज परमाणु, ठीक है। उस समय उसको क्या बोला गया, परमाणु, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज चल रहा था हमारे इंडिया में। बाद में 3 ग्रीक फिलोसफर आए, डेमोक्रिटस, ल्यूकिपस और यूरेकस, ठीक है, मेनली नाम दिया जाता है डेमोक्रिटस का, ठीक है। इन तीनों ने बोला कि हाँ, जो महर्षि कनाद बोले थे वो एकदम तीनों एग्री हुए कि अगर मैटर को हम लोग तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक इंडिविजुअल पार्ट मिलेगा, लेकिन उसका नाम वो चेंज कर दिया क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानता था। तो परमाणु की जगह पे वो क्या दे दिया, वर्ड एटम। एटम वर्ड इज टेकन फ्रॉम एटोमॉस विच मीन्स स्मॉलेस्ट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हमेशा क्वेश्चन आता है आइसोबार के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में। सबसे पहला थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एटम का खोज कैसे हुआ, एटम का मॉडल के बारे में सबसे पहले कौन बताया, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, ठीक है, ये बोर-ब्यूरी स्कीम, ये सब हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। थर्ड चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पढ़ा होगा ना। तो ये हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपसे हमेशा क्वेश्चन आता है कोरोजन के बारे में, ठीक है। आप रैंसिडिटी के बारे में जानते हो, रैंसिडिटी समझते हो, रैंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब जानते हो आप लोग। रैंसिडिटी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। गांव से कोई बिलोंग करता है यहाँ पे, गांव में जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है, फ्रिज तो होगा अब, नहीं है,
चलो गांव में सुबह में क्या बनता है, रोटी बनता है या चावल बनता है? गांव में अभी भी चावल बनता है। तो वहां शहर में तो नाप तौल के बनता है कि घट जाए, ठीक है, ज्यादा नहीं हो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में तो भरपूर बनता है कि 2 आदमी आ भी जाएगा तुम्हारे घर में तो आराम से खा लेगा, पता है ना। ये देखो गांव का कल्चर है ना, अतिथि देवो भव। अगर ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब वहीं से देखो, समझो कि मान लो तुम्हारी मम्मी चावल बनाई, ठीक है, अब चावल सब कोई खा लिए दोपहर तक, गर्मी का दिन है, ऐसा ही अभी का मौसम है। अब चावल को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो शाम में 4 बजते बजते 5 बजते बजते तक चावल क्या होगा, खराब हो जाएगा, जिसको हम लोग बिहार के लैंग्वेज में अरुआ जाना कहते हैं, खराब हो जाना कहते हैं, बैड स्मेल आने लगेगा। तो जब फूड मटेरियल्स बैड टेस्ट में, बैड स्मेल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। ये क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। हमारे भोजन में जो ऑयल या फैट्स रहता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है कि वो बैड स्मेल, बैड टेस्ट सब्सटेंस में चेंज कर जाता है, जिसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, रैंसिडिटी के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा कोरोजन के बारे में देख लेंगे। ये हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसिड क्या होता है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। एसिड के बाद हम लोग देखेंगे एसिड, मान लो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, उसमें है जो कौन सा एसिड पाया जाता है ना, जैसे टमाटर में कौन सा एसिड होता है, दूध में कौन सा एसिड होता है, या फिर रनर को देखिए, रनर दौड़ने वाला, उसके यहाँ पे स्प्लीन में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द, मसल्स में दर्द होता है, क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। चींटी काटती है तो दर्द होता है, क्यों? फॉर्मिक एसिड के कारण, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, पीएच के बारे में देखेंगे, इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, बेस के बारे में देखेंगे, कुछ स्पेशल, कुछ खास खास जो कंपाउंड्स के बारे में देख लेंगे, जैसे बेकिंग सोडा के बारे में देख लेंगे, वॉशिंग सोडा के बारे में देख लेंगे, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देख लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देख लेंगे, जिप्सम के बारे में देख लेंगे, कुछ सॉल्ट्स के बारे में देख लेंगे। ये थोड़ा तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही है जो हम देख रहे हैं। हमको स्कॉलर नहीं बनना है, हमको उतना ही पढ़ना है जिससे पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का कोई भी एक क्वेश्चन छूटे भी नहीं और ज्यादा हम पे बर्डन भी ना पड़े, समझे। नेक्स्ट है कार्बन एंड कंपाउंड। अगर पूछे तुमसे कि दुनिया का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सभी लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, या जिस तरह गॉड को ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है ना, भगवान को सर्वव्याप्त कहा जाता है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो बताओ उसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा एलिमेंट है जो ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट है, सर्वव्याप्त है, कौन सा होगा भाई? कार्बन। हम में भी कार्बन, तुम में भी कार्बन, बोर्ड में भी कार्बन, लैपटॉप में भी कार्बन, फैन में भी कार्बन, एसी में भी कार्बन, बल्ब में भी कार्बन, सब जगह कार्बन, चेयर में भी कार्बन, कॉपी में भी कार्बन, खाना में भी कार्बन, कपड़ा में भी कार्बन, है ना। तो कार्बन इज ओमनी प्रेजेंट एलिमेंट। तो दुनिया का पहल, अब इसी में हम लोग देखेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? कार्बन नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। वैलेंसी कितना होता है? 12। जियो मेरे लाल, वैलेंसी कितना? 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 एटॉमिक नंबर, तो 2 4 4 उसका वैलेंसी भी होगा, 4 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 281। वैलेंसी कितना हुआ? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? चलो क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 287, ठीक है, होगा ना। तो 7, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 7। वैलेंसी कितना हो गया? 1। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7, है ना। तो ये सब हम लोग देख लेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग कार्बन के बारे में देखेंगे। कार्बन की डिफरेंस है तो
कुछ कंपाउंड्स के बारे में देख लेंगे, जैसे सोप के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अल्कोहल अभी है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो अल्कोहल के बारे में देख लेंगे। पावर अल्कोहल के बारे में सुन रहे हो कि नहीं? पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल जानते हो? पावर अल्कोहल, जब पेट्रोल और अल्कोहल को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? पावर अल्कोहल। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसी के लिए ना चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें दुनिया का पहला, जानते हो पहले माना जाता था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? हाँ, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो पहले माना जाता था कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। ये बात सच है कि गलत है? यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन पहले इसको है जो, पहले इसी को है जो माना जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एनी वाइटल फोर्स। पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो सकता है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, उसको आर्टिफिशियली रूप से है जो लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था। ये प्रपोजल दिए थे जे बर्जीलियस, और इसी थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में उन्हीं का चेला था एक फ्रेडरिक वुलर, और वो है जो इसको, इस थ्योरी को है जो क्या कर दिया था? फेल कर दिया था बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज यूरिया, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कार्बोनेट कंपाउंड में। एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा फ्यूल के बारे में देखेंगे, थोड़ा प्लास्टिक के बारे में देखेंगे क्योंकि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज है हमारे पास, है ना। और उसके बाद है जो एक आपको पीडीएफ मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें है जो फैक्ट्स वगैरह रहेगा। तो ज्यादा नहीं, 7-8 क्लास का खेल है। 7-8 क्लास में तुम्हारा 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, या पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से उठा करके देते, पूरा का पूरा बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर से जो भी PYQ आया हुआ है वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, ताकि ये जो आइडिया मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, एक बात और जान लो, अभी केमिस्ट्री के बारे में डिफाइन कर दिया हम लोग, केमिस्ट्री क्या होता है, समझ गया सब कोई? कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के, अब आ रहे हैं टॉपिक पे, ठीक है। साइंस का वो ब्रांच जिसमें मैटर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है वो केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। पूछ देगा आपसे कि केमिस्ट्री का कितना ब्रांच होता है, तो जनरली 11th में हम लोग पढ़े थे ना, 11th केमिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक है, जो कंसेप्ट है जो जानते हैं, जो भी पोस्टुलेट्स वगैरह, जो भी थ्योरी है, जो भी लॉ है, वो सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about only carbon and their compounds। हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट है पूरे नेचर में, अभी तक नॉन एलिमेंट्स का है जो नंबर कितना है? 118। उसमें से एक कार्बन को निकाल दो, कितना बचा? 117 बचा ना। एक कार्बन अकेले जितना कंपाउंड है जो बनाता है, एक कार्बन अकेले जितना कंपाउंड बना सकता है उसका 20% है जो बनाता है ये सारा एलिमेंट्स जो मिल करके। या ऐसे समझो कि 117 एलिमेंट जितना कंपाउंड बनाएगा उससे 4 गुना ज्यादा कंपाउंड अकेले कौन बना देता है? कार्बन। इसको और दूसरे टर्म में सुन लो कि मोर देन 80% ऑफ द टोटल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर नेचर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी दुनिया में जितना भी कंपाउंड, नॉन कंपाउंड है, जितना भी कंपाउंड है उसमें उसका 80% से ज्यादा कंपाउंड क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। अभी ना हम लोग देखे थे ना, कार्बन इज ओमनी प्रेजेंट, कार्बन सभी जगह है ना। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड इज नोन एज, ऑप्शन में रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना तो मार सकते हो भाई आप लोग, ठीक है। जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें
कार्बन को छोड़ करके और अदर एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम लोग कार्बोनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कार्बोनिक देगा तब तो इजिली पकड़ लेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है सर, एक हर चीज के फादर होते हैं ना, है ना, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग एरिस्टोटल को बोलते हैं, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी तो होंगे कोई। कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भाई? फादर ऑफ कौन है बताइए, फिर से बताइए। हाँ हाँ, गुड, एंटोनी लेवाज़र, ठीक है, एंटोनी लेवाज़र। क्यों है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? पढ़ा है? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? क्या नाम है आपका बताइए? प्रशांत, प्रशांत बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो? कोई बताएगा? बताओ कब? इन अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। आपने पढ़ा है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी केवल क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज करता है। उसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट का ना तो कोई एटम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या होता है भाई केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिर से सुनो। एंटोनी लवाज़े साहब एक लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई? एंटोनी लवाज़े साहब कहे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम क्रिएट होगा ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। यानी रिएक्टेंट के साइड में मान लो कि A प्लस बी प्लस सी तीन एलिमेंट है और इसका 5 एटम है, इसका 6 एटम है और इसका 7 एटम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में भी जो होगा A, B और C एलिमेंट ही होगा और जितना एटम है जो इधर है उतना ही एटम क्या रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक साइड में 5 लड़का दूसरे साइड में भी 5 लड़का, ठीक है, दोनों का मास क्या है, दोनों सेम एज का है, सेम वेट का है, मास का है, ठीक है। दोनों तरफ का है जो मास क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर हम लोग क्या करो कि अगर 5 लड़का है 1 2 3 4 5 और इसमें सबसे फर्स्ट में 5 है, 5 नंबर का लड़का, सेकेंड लास्ट में है जो 4th नंबर का लड़का है, थर्ड लास्ट में 3rd नंबर का लड़का है, इधर आओ, उसको लड़का को केवल रीअरेंज कर दिए, इधर भी है तो वही लड़का है 4 3 2 1 5, ठीक है, सेम मास का सेम लड़का है, सिर्फ क्या कर दिया, अरेंजमेंट को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो मास पे कोई डिफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कोई डिफेक्ट? नहीं ना। वही होता है भाई। देखो अब सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था ये बताओ तो अभी। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? यूरिया। यूरिया किससे बनाया गया था, कौन बनाया था यूरिया? फ्रेडरिक फुलर। कौन बनाया था? फुलर, ठीक है ना। अब यूरिया कैसे बना था? हम सुनो इधर देखो, आएगा टाइम जो हम देंगे, ये आपको पीडीएफ देंगे ना, लास्ट में मिलेगा, अभी दे देंगे तो फिर इशू होगा, तुम लोग उसी के भरोसे रह जाओगे, कंसेप्ट नहीं लोगे, तो लास्ट में दे देंगे। नोट्स मत बनाओ, जो भी है जो रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो अगर कोई फैक्ट्स आया तो। अमोनियम साइनाइड है, समझने पे ध्यान दो, समझा हुआ चीजें तो कभी भूलोगे नहीं। अमोनियम साइनाइड था, इसको जब हीट किया तो देखो NH2CO NH2 बन गया। देखो तो इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का कितना एटम है उधर, इधर कितना है हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4,
यहाँ पे कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना है, देखो तो जितना जो जो एलिमेंट इधर है इधर भी वो एलिमेंट है, इधर उस एलिमेंट का जितना एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम्स है, लेकिन इसका नाम है सर अमोनियम साइनाइड और इसका नाम है यूरिया। दोनों अलग अलग कंपाउंड है। क्यों अलग अलग कंपाउंड है? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, तो फिर प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग हो गया? यही होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। यानी रीअरेंजमेंट हो गया, यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो जो फॉर्मर जो पहले सब्सटेंस था और जो बाद में सब्सटेंस हुआ, दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा ना। दोनों अलग अलग नाम हो गया भाई, दोनों अलग अलग है तो सब्सटेंस हो गया। तो यही होता है सर, केमिकल रिएक्शन में जितना एलिमेंट इधर रहता है वही सेम एलिमेंट है जो प्रोडक्ट साइड में रहता है। रिएक्टेंट साइड में जो जो एटम रहता है, जितना एटम रहता है उतना ही क्या रहता है, प्रोडक्ट साइड में भी रहता है। समझे? केवल क्या होता है, क्या होता है, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही बोलता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो लॉ दिया गया था, ये लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लवाजे। एंटोनी लवाजे ही बताए थे कि कोई भी कंबशन का जो प्रोसेस होता है, दहन की जो प्रक्रिया होती है, उस दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो इंपॉर्टेंस होता है, ऑक्सीजन का जो रोल होता है, उसके बारे में भी सबसे पहले कौन बताए थे, एंटोनी लवाजे ही बताए थे। ठीक है, तो याद रखना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लवाजे। आप भूलोगे कभी? ठीक है, एक होता है, एक टर्म है RLL, रिमेंबर लॉन्ग लाइफ, समझे? तो ये RLL है। RLL का मतलब होता है कि अगर तुम मर भी जाओ ना और तुमसे जो कोई क्वेश्चन पूछे तो एक बार जिंदा होकर के उसका आंसर बता देना और फिर मर जाना। ठीक है, तो ये सब चीज ऐसा है कि कभी भूलना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, समझ गए सब कुछ, सारा सिलेबस समझ गए? अब इस सिलेबस में आपका सब कुछ है, जो जो आप मान लिया कि कुछ भी बोलो, सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ना। अब जितना भी मॉडल वगैरह है वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे ना। तो सारा आपका जो कवर हो जाएगा। कोशिश करें कि एक है जो चैप्टर एक दिन में मिनिमम खत्म होना चाहिए। अब छोटा चैप्टर है फ्यूल और प्लास्टिक्स है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको दोनों को एक ही दिन में लेकर चले जाएंगे। इसका तो क्लास नहीं, इसका तो आपको PDF मिल जाएगा। तो 6-7 क्लास में, 8 क्लास में मैक्सिमम खत्म होना चाहिए। और थोड़ा सा स्पीड भागना समझते हुए, और जहां पर नहीं समझ में आए पूछोगे। अब मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, अब तुम लोग जो 10th क्लास 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि जो नहीं भी समझ में आ रहा है तो बैठे हुए हैं भाई। जहां पे नहीं समझ में आए 10 बार पूछोगे, 10 बार बताएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक फैक्चुअल एक कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल आएगा तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। फैक्चुअल आएगा तब तो जो रट्टा मार के ही बना सकते हो। ठीक है, समझे? चलिए, फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है मैटर एंड देयर नेचर। मैटर एंड देयर नेचर।
ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें पहले जान लो थोड़ा सा। ठीक है, मैटर ऑफ देयर नेचर में सबसे पहले हमको जानना है मैटर होता क्या है। सबसे पहले उससे भी पहले जान लो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में, पहले जानो कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज, जिस कैरेक्टर के आधार पर किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, या कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जो कैरेक्टर शो करता है, वही उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन से, जब हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, वाटर अगर पढ़ रहे हैं तो वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे। अगर मान लो कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे, कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे। मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते थे। क्या डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में, कोई बताएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है भाई? हाँ, फील कर सकते हैं, केमिकल को फील नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या बोले? देखो, अरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओ यार। ठीक है, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी पदार्थ का बाहरी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। जैसे अगर एक बच्चे से बोला जाए, बताओ कि पानी कैसा होता है, तो बोलेगा पानी, सर पानी कलरलेस होता है, पानी में तो कोई कलर होता नहीं है। पानी कैसा होता है, तो पानी टेस्टलेस होता है, पानी में कोई स्वाद नहीं होता। एक 4th क्लास के बच्चे से अगर पूछा जाए तो ये बता देगा कि नहीं पानी में कोई स्मेल होता है, भाई पानी स्मेललेस होता है, तो वो भी बता देगा सर पानी स्मेललेस भी होता है, उसमें गंध भी नहीं होता है। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा पता चल रहा है। तो दोज प्रॉपर्टीज of a body which can be recognized by our sense organ are known as physical property। बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का बाहरी गुण जो होता है वो भौतिक गुण या होता है, उसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। और इसे सेंस ऑर्गन के द्वारा फील किया जा सकता है, हम इसे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन कितना है, 5। कौन कौन, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। अब पूछेगा सर कि फिजिकल चेंज वो है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलेंगे सर द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द केमिकल प्रॉपर्टी। जो किसी भी पदार्थ का जो आंतरिक गुण होता है, आंतरिक गुण कहने का मतलब संरचनात्मक गुण, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, है ना। कि अभी देखे थे ना हम लोग अमोनियम साइनाइड और फिर जो अमोनियम साइनाइड और यूरिया, क्यों है जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ था, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ था ना। तो याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सेंस ऑर्गन से पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। अभी उसी 4th क्लास के बच्चे से पूछो कि बताओ बाबू कि वाटर जो है किसकी चीज से मिलकर के बना है, तो वो बता पाएगा। 4th क्लास का बच्चा है, 6-7 का नहीं है, वो नहीं ना बता पाएगा, 3rd-4th का बच्चा है। क्योंकि ये वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हिच कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। ये किसी भी पदार्थ का अंदर का गुण है, इसे हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा पता नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है इंटरनल प्रॉपर्टी। पूछेगा कि बताओ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जो उसके स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। याद रहेगा क्यों बता रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम हमेशा देखोगे, कई बार तुम लोग अपना एग्जाम में चेंज से पूछता है, परिवर्तन।
पूछता है चेन से, पूछ देगा कि बताओ बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्या होगा भाई? पूछता है कि नहीं पूछता है? देखे हो आप लोग हमेशा। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? चेंज हमको पता है ना, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज जो होता है वो है जो रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज यानी वापस के रूप में उसको लाया जा सकता है, और केमिकल चेंज में वापस के रूप में नहीं लाया जा सकता है। जैसे छोटे से हम बड़े हो गए, है ना, अब बड़े से फिर छोटे हो सकते हैं। कोई लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, है ना। चलिए, दूध से दही बनना, दही से दूध बन सकता है सर, तो दूध से दही बनना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन के द्वारा सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक है। अब यहां पे भी पूछता, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, केमिकल है कि फिजिकल है? ठीक है। हमारा शादी हो जाना फिजिकल है कि केमिकल है? फिर से नहीं हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकते। चलो, चलिए भाई, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे वैक्स के बारे में, मोमबत्ती के बारे में, तो यहाँ पे वहां पे ध्यान से देखना, मोमबत्ती का पिघलना पूछ रहा है कि मोमबत्ती का जलना पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि मोमबत्ती का जलना कैसा एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? अगर मोमबत्ती का पिघलना बोलेगा तब फिजिकल आ गया। ठीक है ना। आजकल का मोमबत्ती स्टैंडर्ड तरीका का गया, पहले वाला मोमबत्ती 1 रुपए में आता था, आधा पिघल के नीचे जो रह जाता था। अब है जो पिघलता नहीं है भाई, मतलब अब है जो पूरा जल जाता है। ठीक है, तो चेंज समझ में आ गया। चेंज अगर कभी पूछेगा कोई भी तो बता दोगे आप लोग। चलो, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये देख लो। चेंज के बारे में देख ली हम लोग, प्रॉपर्टी के बारे में देख ली। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैटर होता क्या है ना, मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है ना, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को मेनली 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड से जो गैस में जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कहलाता है। दोनों में अंतर है अभी, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर्स कितने तरह का होता है। देखो देखो बाबू, फिर पीडीएफ मांग लेना सर से, मिल जाएगा, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह आएगा तो लिखना, पूरा सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस को यहाँ डालो, फैक्ट्स याद करना है, कंसेप्चुअल चीज यहाँ पे समझ जाना है भाई, ठीक है ना। अब जैसे ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जब सर कार्बन डाइऑक्साइड को है जो क्या क्या आता है, ठंडा क्या आता है, तो वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इसको अब मत लिखो। हाँ, ड्राई आइस कितना टेम्परेचर पे बनता है, ड्राई आइस अगर पूछेगा तो बता दोगे कि ये तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन कितना टेम्परेचर पे बनता है ये नहीं याद है तो ये लिख लिया करो कॉपी में कि सर -78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बनता है। तो नोट्स जीएस में उतना लिखोगी तो लिखते रह जाओगे, पूरा क्लास जितना, पूरा क्लास लिखते जाओगे, ठीक है ना। सुनने से बहुत याद होता है, सुनो। चलिए, जीएस का कोई मतलब जीएस एक समुद्र के तरह है बाबू, सागर के तरह, ठीक है ना। फिर भी बता रहे हैं कि जो बता दिए बस उस ट्रस्ट करो आंख बंद करके, उससे ज्यादा जो नहीं आए, ठीक है। या अभी कोई एग्जाम आने वाला है तो पेपर देख लेना, उसमें 7 दिन पूरा पढ़ लो, उसके बाद पेपर देख लो, ठीक। चलिए, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी में बांटते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में, ठीक है ना, ठीक है। और एक हम लोग डिवाइड करते हैं, हाँ,
ऐसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि सीधे प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर में डिवाइड कर मिक्सचर के रूप में जानते हैं। वो हम लोग यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। ठीक है, मिक्सचर के बारे में देखेंगे। मिक्सचर आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर रहेगा और बोलेगा कि बताओ इस मिक्सचर को, अगर बोल देगा कि सॉल्ट और वाटर है, इसको कैसे कैसे अलग अलग करेंगे। हमेशा एग्जाम में पूछता है तुम लोग में क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसको अलग किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से अलग अलग करते हैं। पूछता है आपके एग्जाम में फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन के बारे में। पेट्रोलियम होता है ना, जमीन से जो निकलता है वो क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं, पेट्रोल नहीं बोलते, पता है आपको, है ना, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकाला जाता है, जिसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, पैराफिन होता है ना। तो पूछता है कि पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को किस मेथड के द्वारा अलग अलग किया जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो हम लोग को डिफरेंट टेक्निक्स जानना है। थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका पार्ट्स क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है। ठीक है, और अलॉय के बारे में देखेंगे, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टू कोलाइड और सस्पेंशन का क्या प्रॉपर्टी है, ये सब देखेंगे। थोड़ा सा एक दो लाइन देख लेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, बस इतना ही, ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मैटर एंड देयर नेचर। ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? फास्ट भाग रहे हैं क्या, फास्ट जा रहे हैं तो बोलना, स्लो चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग देखे थे दो तरह का प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। सेंस ऑर्गन से कौन पता चलता है, फिजिकल की केमिकल? अब बोलना तुम लोग, ये एकदम शांत नहीं बैठे रहो, तो क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। ठीक है, एकदम शांत से बैठे हुए सभी कोई सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। इंटरेक्ट करेंगे, जितना इंटरेक्टिंग क्लास होगा ना, जितना इंटरेक्ट करोगे फैकल्टी से, नहीं समझ में आएगा पूछोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा, जीएस में उतना ज्यादा याद होगा। देखो, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे 5 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस, एक हो गया प्लाज्मा, और एक हो गया बीएससी। तो टाइप में जाने से पहले हम लोग मैटर के बारे में जाने ही नहीं कि मैटर क्या होता है। सर, मैटर होता क्या है, मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, जिसके पास मास और वॉल्यूम हो वो क्या कहलाता है, मैटर। जिसके पास द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब उसके पास कुछ मास भार हो, और आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। किसी को दिक्कत है वॉल्यूम में, बताओ वॉल्यूम क्या होता है, कोई नहीं जानता है, बताओ, बताइए आप वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बताइएगा, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बताइए, बताइए कोई। मीटर। वॉल्यूम क्या होता है दीदी, आप बताओ। हा? जो जगह घेरे, हम जगह घेर रहे हैं तो हम वॉल्यूम हो गए। जो जगह घेरे, जो जितना जगह घेरे, यही टेक्निक, ये वर्ड। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है, जितना स्थान छेकती है, उसी जगह को, उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज देयर वॉल्यूम। ठीक है ना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैथ्स में याद करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? वॉल्यूम बराबर यही होता था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का ऐसा, लेंथ का यूनिट क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर। ब्रेथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, तो ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर। और हाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, दैट इज ऑल्सो मीटर। तो मीटर 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 कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है ना।
तो मैटर क्या होता है कि जिसके पास वॉल्यूम हो और जिसके पास मास हो। एक लाइन एक और जोड़ सकते हो और स्टैंडर्ड बनाना है तो, जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सके, है ना। एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम एंड कैन बी फील बाय मिनिमम वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, कोई भी चीज जिसके पास भार हो, है ना, द्रव्यमान हो, जिसके पास आयतन हो और जिसे हम लोग अपने 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा भी अनुभव कर सके, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। अब एयर, वायु, हवा पदार्थ है कि नहीं है? पक्का? हवा है? क्या नाम है आपका? है? नहीं है एयर। ये हवा जो है वो पदार्थ है या नहीं है? है कि नहीं है? प्रूफ करो, प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करो? हाँ सिंपल, बैलून वाला एग्जांपल जो 6 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो बैलून लो, दोनों बैलून है जो सेम साइज का होना चाहिए, यानी 5 रुपए वाला ले रहे हो तो 5 रुपए वाला लेना दोनों। ठीक है, दोनों एक में जो एयर को ब्लो करो, ठीक है, एक को ऐसे ही खाली छोड़ दो, तराजू के दोनों पल्ला पे दोनों को रखो, एक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर उससे तो पता नहीं चलेगा और नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्केल ले लेंगे, उसमें ज्यादा पता चलेगा, जिससे सोना चांदी है जो ये होता है वेट होता है ना। तो जिसमें हवा, अगर हम लोग बैलून में एयर को ब्लो करते हैं तो बैलून शेप में क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, बैलून का क्या हो जाता है, शेप बढ़ जाता है, यानी बैलून बड़ा हो गया। इसका मतलब कि क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि एयर को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस चाहिए था, कुछ ना कुछ जगह चाहिए था। यानी इसका मतलब इससे प्रूफ हो गया कि हवा को है तो क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, यानी हवा स्थान घेरता है। ठीक है, और हवा को हम लोग फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फील करते हैं कि नहीं करते हैं, गर्मी के दिनों में खास करके करते हैं ना। ठीक है, फील भी कर रहे हैं। तीसरा, अभी वो बैलून वाला से पता चल गया, जिसमें एयर को ब्लो करोगे उसका वेट ज्यादा होगा और जिसमें जो एयर ब्लो नहीं करोगे उसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो तीनों बात हो गया यहां से प्रूफ कि एयर के पास मास भी होता है, एयर के पास वॉल्यूम भी होता है और एयर को हम लोग फील भी कर सकते हैं, तो एयर मैटर है। तो अब भूल के भी है जो पाप नहीं लेना कि एयर मैटर नहीं। ठीक है, समझे? चलो, किसी के मर्डर के बराबर है ये सब भूलोगे तो। अब सर थोड़ा सा मैटर का प्रॉपर्टी जान लो। पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग जान गए कि मैटर के पास क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता है ना। दूसरा, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा कि नहीं बना होगा। चौक से अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे तो देखना उसका पार्टिकल नीचे झड़ता था कि नहीं झड़ता था। या कोई भी चीज है, मान लो कि ये पेन है, इसको तोड़ो, ठीक है, हाफ पार्ट में टूट जाएगा, फिर तोड़ो और हाफ पार्ट में टूटेगा, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो छोटा पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। यानी दुनिया का कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर है, लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। अभी इतना ही जानो कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। क्यों बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुनना। दुनिया का कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिससे हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ क्या होता है, स्पेस होता है कि नहीं होता है। मैटर में पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक स्टेट या इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस, या हिंदी में अंतर आणविक स्थान कहते हैं ना, अंतर परमाणु स्थान कहते हैं ना। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि मैटर में पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है ना। अब न्यूटन के लॉ पे जाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दुनिया में किसी भी दो वस्तु के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स कायम होता है ना। दुनिया में हर दो वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है।
लेकिन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मासेस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा मासेस का डिफरेंस होगा तो फिर क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर अर्थ स्टेशनरी स्टेट में चला जाए, पृथ्वी जो है वो है जो स्टेशनरी विराम अवस्था में चली जाए, तो सूरज उसको खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? अपनी ओर खींच लेगा ना भाई। सेंटर की ओर है तो अर्थ खिंचा जाएगा, लेकिन ये जो खिंचा पाता है नहीं। क्यों नहीं खिंचा पाता है? कौन सा मूवमेंट है? सर्कुलर मूवमेंट। तो सर्कुलर मूवमेंट में क्या होगा? सर्कुलर मूवमेंट में क्या होगा? याद करो भाई, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटर के चारों ओर मूव कर रहा है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है किसी सेंटर के चारों ओर, तो हमेशा सेंटर से बाहर की ओर क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। उसका टेंडेंसी। अच्छा सुनो, ऐसे एक बच्चा को लो, बच्चे को हम लोग हाथ में लेकर के घुमाते हैं ना, है ना? सब कोई घुमाए हो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हो, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा ले लेना, भतीजा भतीजा को ले लेना, और उसको जोर से जोर घुमाना चारों तरफ, और घुमाते घुमाते छोड़ देना। क्या होगा? कहां फेंकाएगा? सेंटर की ओर कि सेंटर से बाहर? छोड़ दो। अरे कम से कम एक एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा ना। क्या होगा? एक दो टाका पड़ेगा उसके। नहीं करना भाई, नहीं तो हम झूठ मूठ का हम पे भी केस लदवाओगे कि हम ही बोले थे, ठीक है ना? प्रवोक करने का केस हो जाएगा हम। चलिए, जितना जो मर्डर करता है, जो मर्डर करवाता है, दोनों को सेम है जो सजा मिलती है, पता है ना? वो हम सुपारी देंगे तो भी सेम सजा, और तुम चाकू भोगोगे तो भी सेम सजा। चलिए, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन करता है तो वो सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगाता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं ना। तो देखो, सन है, अगर अर्थ है तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अर्थ, मान लो यहाँ पे सन है और अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ अपने मूवमेंट के कारण कहां जाने की कोशिश करेगा? ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसका, ये जो सर्कुलर पाथ है, इससे बाहर जाने का कोशिश करेगा। और सन उसको किसकी ओर खींच रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, यानी सेंटर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? दोनों लग रहा है ना, दोनों फोर्स इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? अर्थ जो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाता, ठीक है ना? तो यहां भी देखो भाई, चलो कहां से कहां आ जाते हैं। तो हर देखो, कोई भी मैटर के बीच में कुछ स्पेस होता है, और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और मैटर के पार्टिकल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, एक इंटर एटॉमिक फोर्स काम करता है ना, ठीक है ना? इस फोर्स को, देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखना, पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसे हम लोग अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स भी अगर लिखा हुआ रहे, या इंटर पार्टिकल फोर्स भी अगर लिखा हुआ रहे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, ठीक है? समझे? और बताओ, एक प्रॉपर्टी और जान लो कि दुनिया में जितना भी मैटर है, उसका जो एटम्स होता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है, वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट मोशन में रहता है। ये चीज जान लो, याद रहेगा। अब पूछ दे, विच क्वेश्चन कैसा आएगा अगर ये बताए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द मैटर? बता देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैटर से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। अब कंसेप्ट आ गया क्लियर में, ठीक है? अब पूछ देगा, देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। इसके जगह पे एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा, देयर इज अ रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है? या लिख देगा कि देयर इज अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल,
attraction force between the particles can be exist और can't be exist, यानी exist कर भी सकता है और exist नहीं भी कर सकता है, दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना भाई। तो यही होता है फैक्चुअल और कंसेप्चुअल। फैक्चुअल के लिए पीडीएफ भी देंगे, यहाँ पे क्लास में भी चलते रहेगा, फैक्ट्स वहां से निकलते जाएगा आपका सारा, और कंसेप्ट यहाँ क्लास से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैटर समझ में आ गया, मैटर क्या होता है, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत है? चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर का जो टाइप्स, मैटर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक कंपाउंड, एक प्योर सब्सटेंस और एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस नोन एज मिक्सचर। एलिमेंट को 3 तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, सुने होगी नहीं? और कंपाउंड को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं, किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी बताए थे, दुनिया में कौन ज्यादा कंपाउंड, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। ठीक है, मिक्सचर 2 तरह का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबके बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लो पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। देख लो भाई, हाँ येलो ले लो, और कोई कलर जो तुम्हें पसंद हो। हाँ ठीक है, अच्छा येलो ले ले, चलो ठीक है। चलिए अब है जो देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, अगर पूछ दे ऐसे ऐसे ही नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ऐसा इजी वाला क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। इजी क्वेश्चन जानते हो क्यों देता है? क्यों देता है ऐसा क्वेश्चन? देखियो कभी एग्जाम में मिला है कि नहीं, एकदम इजी। तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्यों देता है ऐसा क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें मान 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तुम लोग का रहा, तो उसमें 5 क्वेश्चन मान के चलो बहुत इजी होता है ना? क्यों? क्योंकि अगर कुछ बच्चे मान लो कि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो अगर उनका बहुत कम नंबर आ जाएगा, निगेटिव में चले जाएंगे, 1 नंबर आ जाएगा, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा ना, फिर एग्जाम में कभी बैठेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उसकी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए इजी क्वेश्चन देता है। लेकिन ये कभी कभी रिजल्ट आने का भी कारण बनता है और रिजल्ट में फेल होने का भी कारण बनता है। अगर इजी क्वेश्चन में ब्लंडर तुम किए तो वहां तो तुम सोच लो कि तुम्हारा रिजल्ट गया। अगर रिजल्ट पाना है तो 2 चीज को हमेशा याद रखो, इजी क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना, कभी होना भी नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं, नींद में भी मारो तो सही हो, ऐसा होना चाहिए। इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन तो एकदम गलत ना हो, और मॉडरेट क्वेश्चन के लिए हमको मेहनत करना है, पढ़ना है। हार्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो सबके लिए हार्ड रहेगा, वो एक्सेप्शनल होता है। मान लीजिए 100 बच्चा है तो 1-2 का होगा, बाकी तो नहीं आएगा वो। तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है जो गलत नहीं होना चाहिए, आप समझे? चलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में याद अब देखेंगे थोड़ा सा सॉलिड क्या होता है। देखो शेप और वॉल्यूम के आधार पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन है जो सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। जिसका शेप भी फिक्स्ड हो और वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो वो क्या होगा? सॉलिड। जिसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड। और जिसका ना तो शेप फिक्स्ड हो और ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो वो क्या होगा? गैस। ठीक है, अब देखो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, ये मान लो कि ये रिमोट है, ठीक है, इसको कहीं भी रख दो, ठीक है, सर पे रखो, गोदरेज में रखो, डिब्बा में रखो, कहीं भी रखो, ठीक है, इसका शेप वही रहेगा ना। चलो ये अभी जितना जगह घेर रहा है इसको कहीं भी रखोगे इतना ही जगह घेरेगा, यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, सॉलिड है कि नहीं है?
चलो लिक्विड में आओ। अब ये देखो इसमें पानी है। अब इसको हम बकेट में रख देंगे, बाल्टी में रख देंगे, तो ये बाल्टी के शेप का हो जाएगा, यानी इसका शेप तो फिक्स नहीं हुआ लिक्विड का, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। मान लो कि 1 लीटर पानी है, या कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग लेने जाते हैं सिंपल, तो मान लो कि 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, तो घर पे लाते हो तो वो 2, या बकेट में डालते हो या कहीं और रखते हो तो वो 2 लीटर हो जाता है क्या? 1 ही लीटर रहता है ना, यानी वॉल्यूम उसका तो फिक्स है ना। आ रही बात समझ में? लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस में ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। क्लियर है? चलो, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, पूछ देगा इस तरह क्वेश्चन। क्यों बता रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि बताओ पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर आणविक स्थान के आधार पर, इंटरमोलिकुलर स्पेस के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा और इस तरह से दे देगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिक्विड, ठीक है, और ग्रेटर देन क्या? गैस। इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा। तो कैसे हम लोग सही मारेंगे? किसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है? गैस में। तो गैस ये वाला स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? देखो उतना स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेकिन है जो सिंबॉलिक रूप से जो पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है ना, तो ये इजीली है जो बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में जो होता है। देखो सॉलिड में पार्टिकल जो होता है वो बहुत पास में होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल होता है क्या होता है? पास होता है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा दूर होता है। और गैस में क्या होता है? बहुत दूर होता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा ना। इसमें क्या होगा? मोर देन सॉलिड। और इसमें क्या होगा? मोर देन या मैक्सिमम, है ना, सीधे लिख सकते हैं मैक्सिमम। आ रही बात समझ में? चलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स पे आओ तो किसमें होगा? रिवर्स हो जाएगा। अब देखो मान लो तुम दोनों दोस्त हो, एक ही रूम में रहती हो, कहीं गांव में, कहीं सेम विलेज से आई हो, शहर में भी आई हो, एक ही जगह रह रही हो, कोचिंग भी एक ही जगह कर रही हो, साथ में एक ही ओला से आती हो जाती हो, मतलब पूरा दिन है जो साथ में रहना। ठीक है, और वो दोनों भी दोस्त है। ठीक है, अब वो दोनों सिर्फ क्लास में साथ है। ठीक है, बाकी रूम तो अलग, गांव अलग, सब कुछ अलग। अब किसमें रिलेशन स्ट्रांग होगा? किसमें? आप दोनों में या वो दोनों में? किन दो दोस्तों में जो ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा? क्यों? जितना ज्यादा नजदीकियां रहती है रिश्ता उतना ही स्ट्रांग बनता है ना? बनता है ना भाई? चलो वही हाल है। अब यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास में है। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत पास में है, तो इंटर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। रिलेशन बहुत प्रगाढ़ बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा किसमें? सॉलिड में। इसमें क्या होगा? वीकर देन सॉलिड। और वीकेस्ट यानी सबसे कम जो होगा, स्मॉलेस्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो किसमें होगा? गैस में होगा ना। अब यहां पे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए क्या होता है कि अगर ये कोई एक एटम कहीं जाना भी चाहता है तो दूसरा एटम उसको पकड़ के रखता है, पूछता कहां जाओगे? हमें छोड़ करके, है ना, कहीं नहीं जाना है ना, मेरे ही पास रहो। अब दूरी बढ़ा तो सब पूछ लेता है सिर्फ, चलो जा रहे हो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत। गैस में तो पूछता भी नहीं है, जाओ जहां जाना। और यही रीजन है फ्लूइडिटी। किसमें बहाव ज्यादा होता है?
सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी क्यों किसमें होता है? गैस में। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? सबसे वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है, सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक है। क्यों सबसे वीक है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसी से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सॉलिड में देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है ना, नजदीकियां बहुत ज्यादा है, तो रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, कोई किसी को जाने ही नहीं देगा। तो इसका देखो शेप, फ्लूइडिटी, ये सब क्या होता है? फ्लूइडिटी एकदम कम होता है, शेप फिक्स्ड होता है ना भाई। आ रही बात समझ में? चलो एक लास्ट देख लो, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी एरिया भाई, यही पढ़ा पूरा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग सब, बीटेक किए हो? हाँ बताओ बताओ ना, बताओ आप बताओ, बीटेक किया हो कि डिप्लोमा है? बीटेक किए हुए ना? कहाँ से किया पूछो? इंजीनियरिंग के लड़का सब क्या क्या करते हैं हमको पता है। चलिए देखो अब, हाँ देखो थोड़ा सा देर हो कोई दिक्कत नहीं है, देर अगर देर थोड़ा सा हो जाए लेकिन सही आंसर है जो मिल जाए तो ठीक। अब बताओ डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी पूछते हैं, बोला जाता है ना कि सुई और जहाज में सुई छोटा सा रहता है लेकिन डूब जाता है, जहाज उतना बड़ा रहता है लेकिन नहीं डूबता, और दोनों है जो लोहा का ही बना हुआ होता है, आयरन का ही बना हुआ रहता है। क्यों? किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? सुई का? पक्का? हाँ। क्या होता है डेंसिटी दीदी? डेंसिटी होता क्या है ये बताओ हमें, कैसे डिफाइन करेंगे? दो क्वेश्चन यहां से पूछता है डेंसिटी से। एक है जो दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, मतलब उसका डिफिनेशन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि बताओ इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में वो बहुत सारा रहेगा, डेंसिटी रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना, और भी कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, और एक पूछता है डेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछता है, ठीक है ना, और एक पूछ देगा सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है कि लिक्विड का होता है कि गैस का होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन डेंसिटी से ज्यादा नहीं बनेगा। तो डेंसिटी क्या होता है बताओ? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, एक यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास पाया जाएगा वही क्या होता है? डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास पाया जाएगा वही डेंसिटी होगा। अब किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का कि गैस का? क्यों भाई? एक यूनिट वॉल्यूम लो, यानी एक यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर, सपोज करो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर रेट और 1 सेंटीमीटर हाइट, तीनों ले रहे हैं हम लोग। सॉलिड का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए वॉल्यूम, लिक्विड का भी मान लो, लिक्विड का भी समझाने के लिए बता रहे हैं, लिक्विड का भी 1 सेंटीमीटर लिए और गैस का भी 1 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉलिड में कितना एटम आ रहा है? 1 2 ढाई, ढाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिक्विड में कितना एटम आ रहा है? 2 एटम आ रहा है। समझाने के लिए ये सिर्फ बता रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में गैस में कितना एटम आ रहा है? 1। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे 5 है जो आदमी है, 5 लड़के हैं सपोज करो, और हर लड़के का वेट सेम है या मास सेम है। हर लड़के का मास क्या है? मास और वेट में डिफरेंस होता है। हर लड़के का मास सेम है, ठीक है, ठीक है, तो एक लड़के का मास ज्यादा होगा कि 2 लड़के का मास ज्यादा होगा? 2 का मास ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हर एटम का मास सपोज करो कि सेम है, ठीक है, हर एटम का मास क्या है? सेम है। अब बताओ 2.5 एटम का मास ज्यादा होगा कि 2 एटम का मास ज्यादा होगा कि 1 एटम का मास ज्यादा होगा? 2.5 एटम का मास ज्यादा होगा।
एक यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे 2.5 एटम आ रहा है, यानी मास यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। एक यूनिट वॉल्यूम में, सेम यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे 2 एटम का मास आ रहा है, यानी थोड़ा सा डेंसिटी क्या हो गया, सॉलिड से कम हो गया। डेंसिटी कहते किससे थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते थे ना। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना जो मास पाया जाता है वही डेंसिटी कहलाता है। तो जितना ज्यादा एटम आएगा उतना ज्यादा जो डेंसिटी होगा। सॉलिड से जो गैस की ओर जब बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और इसके कारण डेंसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ किसका ज्यादा होता है, सॉलिड का कि लिक्विड का कि गैस का, तो बता दोगे, क्या बता दोगे, किसका सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड का। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम गैस का। चलो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग चलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, समझ गए। थोड़ा सा हम लोग जाते हैं प्लाज्मा पे, फोर्थ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में आया, नॉर्मल जो बीपीएससी वाला होता है ना, बीएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, ये जो नॉर्मल जो एग्जाम होता है बीपीएससी मेंस प्रीलिम्स, ठीक है ना, उसमें पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा, हमेशा याद रखना, कौन सी, प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, कौन है, बीईसी, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बीईसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में जानने से पहले चलो देख ही लो प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है भाई, अब देखो ध्यान से सुनो, सॉलिड को अगर गर्म करोगे तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, बर्फ को जब गर्म करोगे तो पानी बनता है कि नहीं, पानी को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा, गैस, ठीक है, बनता है ना। 1879 में एक साहब आए थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। 1879 में एक साहब आए विलियम क्रुक्स, और उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा की अवधारणा दी। तो कभी आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का खोज कौन किया था, तो कौन बोलोगे, विलियम क्रुक्स, 1879 में। इसलिए याद नहीं रखना है, लेकिन है जो कम से कम नाम तो एकदम याद रखना है। क्या होता है प्लाज्मा, उन्होंने बोला कि जब किसी गैसेस को बहुत बहुत है जो लो टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, प्लाज्मा सन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो सन में जो लो टेम्परेचर होता है कि हाई टेम्परेचर होता है, पकड़ लिए वहां से। तो जब किसी गैसेस पार्टिकल्स को बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे हम लोग गर्म करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, एक है जो न्यू स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। जब गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो आयोनाइज होकर के ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस ग्लोइंग स्टेट इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है ना। जब किसी गैसेस पार्टिकल्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे है जो गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो है जो आयोनाइज होकर के, आयनीकृत होकर के चमकना शुरू कर देते हैं। इसी चमकती हुई अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। दिस ग्लोइंग स्टेज इज नोन एज प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये चमक रहा है, क्यों चमक रहा है भाई, किसके कारण, प्लाज्मा के कारण। जितना भी नेचुरल, जितना भी सन वगैरह देखोगे, स्टार्स वगैरह को देखते हो, सन इज ऑल्सो, सन इज द नियरेस्ट स्टार, पता है ना हम लोग को। तो ये सब में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3-4 वर्ड आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है, फोर्थ स्टेट होता है। पूछेगा ये सब कि सन, स्टार, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये सब में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। पूछेगा प्लाज्मा क्या होता है, तो सीधा सीधे बोल देना कि आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैसेस। गैसेस का जो होता है आयोनाइज्ड स्टेट होता है, और जिस इसी आयोनाइजेशन के कारण वो क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि प्लाज्मा का डिस्कवरी कौन किया, विलियम
क्रुक्स। और एक और चीज पूछ सकता है कि प्लाज्मा वर्ड हु हैज कॉइन्ड द टर्म प्लाज्मा, प्लाज्मा शब्द की उत्पत्ति कौन किया था, यानी प्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? हाँ, क्या नाम है? इरविन लैंगमुइर, है ना, इरविन लैंगमुइर। इन्होंने 1928 में पहली बार प्लाज्मा वर्ड है जो लाया। प्लाज्मा को खोज हो गया था पहले ही, लेकिन प्लाज्मा शब्द की उत्पत्ति किनके द्वारा की गई थी? इरविन लैंगमुइर के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद हुआ यहां तक? कोई चीज ऐसा भूले और कोशिश करो कि यहीं पे याद हो जाए। तुम लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसे भी पढ़ना होगा, है ना, तो कोशिश करो कि जीएस जो हो रहा है यहीं पे याद होते जाए, है ना। लेकिन नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह हो तो संडे के दिन कम से कम फिल्म ना देख करके उसको पलट लेना, क्योंकि रील वगैरह मत देखना। संडे को रील का स्ट्राइक। अच्छा, कितने देर का? 3 घंटे का, बाकी 21 घंटा। अच्छा, चलिए चलिए, उसके बाद एक बीईसी के बारे में देखो। अब चलो रिवर्स आओ। सॉलिड को गर्म किए थे, लिक्विड बना था ना, लिक्विड को गर्म किए थे, गैस बना था, गैस को गर्म किए थे, प्लाज्मा बना था। अब रिवर्स आओ तो एक साहब थे, बताए थे कि इंडियन सब हर चीज में आगे होते हैं, हर चीजें में, एक दो चीज में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब बताना नहीं चाहिए। देखो अब प्लाज्मा को बैक जाओ, रिवर्स। प्लाज्मा को ठंडा करो, क्या बनेगा? गैस। गैस को ठंडा करो, कंसेप्चुअल थ्योरी लो, ऐसे समझो। गैस को ठंडा करो, क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड को ठंडा करो, क्या बनेगा? सॉलिड को भी अगर ठंडा कर दिया जाए बहुत लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये बताओ। 270? क्या 273 फ़ारेनहाइट? केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, पक्का? देखो, एक होता है, एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट, ये भी तुम लोग के एग्जाम में आया हुआ है ना, आया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है ना? एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है परम शून्य? कोई भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी इंक्रीज हो सकता है ना, करोड़ों डिग्री सेल्सियस जा सकता है टेम्परेचर, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है, उससे नीचे है जो टेम्परेचर, जो नीचे नहीं जा सकता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मिनिमम जितना तक जा सकता है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसी टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो जब हम लोग रिवर्स जाते हैं, प्लाज्मा से गैस बनता है, गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, और उसी तरह यानी जब किसी गैसेस पार्टिकल्स को बहुत लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दैट इज इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट जीरो, उस पर ठंडा किया जाता है, तब बीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बीसी के बारे में जो सबसे पहले परिकल्पना की गई थी वो सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा की गई थी। सत्येंद्रनाथ बोस कुछ मैथमेटिकल कुछ क्वांटम कैलकुलेशन किए थे, उस क्वांटम कैलकुलेशन के बेस पे आइंस्टाइन साहब ने सबसे पहला प्रेडिक्शन किया था बीसी के बारे में। फिर से सुनो, सत्येंद्रनाथ बोस सबसे पहले कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किए थे, उस कैलकुलेशन के बेस पर 1924-1925 में अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब सबसे पहले फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी बीसी के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बताए, अवधारणा दी, ये खोज नहीं, डिस्कवरी नहीं कर पाए। ठीक है, डिस्कवरी कौन किया था? 1995 में, 1995 में 3 है जो साइंटिस्ट आया था। ठीक है,
कॉर्नेल, पूरा नाम हमको भी याद नहीं है, तीनों को शॉर्ट नेम में हम याद किए तो आपको भी याद रखना है। कॉर्नेल, वीमेन या बाइमेन और वॉल्फगैंग। वॉल्फगैंग याद रखना, कॉर्नेल, वीमेन एंड वॉल्फगैंग, तीनों साइंटिस्ट मिल करके है जो क्या किया था, ये दोनों साइंटिस्ट अलग था और वॉल्फगैंग अलग था, ये लेकिन श्रेय जाता है तीनों को। ये तीनों के द्वारा एक रूबिडियम से और एक सोडियम से पहली बार है जो BC का खोज किया, ठीक है। कॉर्नेल और वीमेन जो है ये दोनों रूबिडियम से और वॉल्फगैंग जो है सोडियम से पहली बार BC को फॉर्म किया लैब में, ठीक है, बहुत कम समय के लिए 1995 में। और इसी के कारण 2001 में जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था वो इन्हीं तीनों को मिला था। तो यहां से 3-4 फैक्ट्स याद हुआ। सबसे पहले कि कैलकुलेशन कौन किया था BC के बारे में, वो प्रिडिक्शन सबसे पहले कौन किया। अब इसमें देख लेना आइंस्टाइन और ऑप्शन के अनुसार देखना, दोनों रहेगा तो दोनों मानना, कौन कौन, बोस साहब और आइंस्टाइन साहब, ठीक है। लेकिन अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में आएगा तो केवल और केवल एसएन बोस, ठीक है। पूछेगा सबसे पहले फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन, ये बताओ, BC, ठीक है। कैलकुलेशन एसएन बोस, प्रिडिक्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अगर दोनों रहेगा तो दोनों प्रिडिक्शन में आ जाएगा। सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया, वॉल्फगैंग, वीमेन और कॉर्नेल। कब बनता है, जब गैसेस पार्टिकल्स को बहुत लो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे ठंडा किया जाता है। गैसेस पार्टिकल्स जब ठंडा करोगे तो सॉलिड के फॉर्म में आते हुए जाएगा, ठीक है। जनरली गैसेस पार्टिकल, सॉलिड को चलो इसी को मानो, इतना ही मानो। कोई भी मैटर जो होता है इंटर कन्वर्टिबल होता है, मैटर कोई भी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। चलिए क्लियर है, याद रहेगा इतना। पूछेगा कि नोबेल, कॉर्नेल, वीमेन और वॉल्फगैंग को नोबेल प्राइज क्यों मिला था, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ BC, ड्यू टू फॉर द सिंथेसाइज ऑफ BC इन द लेबोरेटरी, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि इन तीनों को नोबेल प्राइज कब मिला था, 2001 में मिला, क्लियर है, याद रहेगा ये। तो पांचों स्टेट के बारे में जान गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, क्लियर है ये सब। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया ये सब, ठीक है। आगे चले, चलो चलिए अब देखो, मैटर को अभी हम लोग देखे थे, हाँ देखो वो भी डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो अभी तक हम लोग देखे थे मैटर को है जो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BC। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट हो गया, एक पर उससे भी देख लो, एक प्योर सब्सटेंस और एक क्या, सब्सटेंस क्या होता है, वैसा मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को दो तरह से डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट इज दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। और जो दो या दो से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड।
वैसा प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा तरह के है जो एटम से मिलकर के बना होता है उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एलिमेंट तीन तरह का, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वेट, जिसको हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग देख ही लिए थे कि कंपाउंड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड का डिफिनेशन बताओ, कंपाउंड है क्या? अब ये अगर नहीं पता होगा तो चुल्लू भर पानी हम देंगे, ऐसे छानना, नाक डुबाना, ठीक है? दो या दो से ज्यादा। देखो कंपाउंड का डिफिनेशन दे रहा है, सुनना सब कोई। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, फिर से बोलिए, अब सुन रहे हैं सब कोई। अरे कॉन्फिडेंस नहीं है ना? हाँ चलिए बोलिए। गलत होगा तो होगा, यहाँ सब कोई क्यों आया भाई? अरे जन्म लेता है तो आदमी को तो... चलो देखो इधर, बताओ कंपाउंड यानी यौगिक किसे कहते हैं? अच्छी तरह से डिफिनेशन दो, सोच के बोलो। गलत होगा कोई इशू तो ठीक बोल रहे थे, अब हिंट्स दे दिया तुमको, अब बोलो। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बोलो कंपाउंड बनता है। अच्छा ठीक है, अब बताओ तो ये क्या है? ध्यान से देखना, ये क्या है? ये एलिमेंट है कि नहीं है? उसी को बोलने दो। ये एलिमेंट है कि नहीं है? कंपाउंड है। चलो ये क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। ये दोनों मिला बना दिया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए होगे बिहार में बहुत चलता है, रात में जो खैनी वाली दुकान में देखना, रात में जो कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर में डाल करके छोड़ देता है, सुबह में जो सबको देता है ना जी, टीबी, टोबैको। टोबैको में कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? हाजीपुर से हो कोई? वैशाली उधर के क्षेत्र से? ऑप्शन से पकड़ लोगे? अब सब चीज में ऑप्शन खोजोगे तब तो हो गया। अब ऑप्शन में टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों है जो रिएक्ट किया और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनाया ना भाई? अब ये लड़का बोला कि सर जब दो एलिमेंट मिलता है तो कंपाउंड बनता है, ठीक है, इसके हिसाब से कैल्शियम एलिमेंट था और ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों मिला है जो कंपाउंड बना। लेकिन अब देखो तो दो कंपाउंड मिलकर के भी तो कंपाउंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये कहना कि दो एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सही होगा? सही हो पाएगा? पूरी तरह से नहीं ना, क्योंकि दो कंपाउंड भी मिलकर के तो कंपाउंड, नया कंपाउंड बना सकता है, बना सकता है ना? तो कंपाउंड के लिए हम लोग डिफिनेशन देते हैं क्या? व्हेन टू और मोर। नींद आ रहा है क्या? है ना? चिंता उनता है कोई? है ना? ये ऐसे रखने का मतलब है, कौन रखते जानते हो? जिसकी दो चार बेटी होती है, जिसको शादी वादी करना है अपनी बेटी बेटी का, ठीक है? चलिए, when two or more substances combine in a fixed ratio to form a new type of substance, then the newly formed substance is known as compound. Yeah, when two or more substances combine in a fixed ratio after any chemical reaction, then the newly formed substance is known as compound. जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित कोई रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब समझ में आया? इसलिए एलिमेंट वर्ड सही नहीं रहेगा, कंपाउंड वर्ड भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि कंपाउंड बोलेंगे तो वो कंट्राडिक्ट कर देगा एलिमेंट को, और एलिमेंट बोलेंगे तो वो कंट्राडिक्ट कर देगा किसको? कंपाउंड को। इसलिए सब्सटेंस यूज कर देंगे। नहीं यार, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर। प्योर सब्सटेंस, अब हम सब्सटेंस पे ही काम चल रहा है तो प्योर में क्यों लगाया हमने? आ रही बात समझ में? हाँ आप प्योर सब्सटेंस से बोल, ठीक ठीक। चलिए तो ध्यान से देखो, कंपाउंड दो तरह का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बोनिक कंपाउंड कहते हैं, कहते हैं ना? अब ध्यान दो यहाँ पे,
अब बताओ कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर यस रहेगा तो यस बोलना, नो रहेगा नो बोलना। ये बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? चलो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? पक्का है कि नहीं है प्रशांत? क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन नहीं है क्या? चलिए ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना भाई। चलो अब बताओ ये इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? क्यों? कार्बन तो है इसमें। हाँ, अगर सी के बाद कोई स्मॉल लेटर है तो वो समझना कार्बन नहीं है। जैसे सी के बाद अगर ए है तो कैल्शियम स्मॉल लेटर में, तो कैल्शियम है। ये सब तो पता होगा ना आप लोग को। सीओ कोबाल्ट हो गया, ठीक है, सीएल क्लोरीन हो गया, सीयू कॉपर हो गया ना। चलो याद रखना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा सा इम्प्योर सब्सटेंस पे, ठीक है। चलिए हाँ, अब उस पे आएंगे, देख लो। अभी उससे पहले थोड़ा सा चीज जानो, सॉल्यूशन पे आने से पहले, यानी इम्प्योर सब्सटेंस में आने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्सन इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इंटर कन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो पूछता है सब्लिमेशन से, ठीक है ना, हमेशा पूछता है। और थोड़ा सा कभी कभी पूछ सकता है इवेपोरेशन, फ्रैक्शन, इवेपोरेशन से पूछ सकता है, या फिर जो वेपोराइजेशन से भी पूछ सकता है। तो कुछ कुछ बात जानो, मेल्टिंग या लिक्विडिफिकेशन क्या होता है, फिर से सुनो। दुनिया का कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, जब प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज इंक्रीज करवा करके हम लोग मैटर के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसका उसको कुछ टर्म दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। बताओ जब मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे, या लिक्विडिफिकेशन बोलेंगे, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, पिघलना बोलते हैं ना। जैसे बर्फ, स्नो, एग्जाम्पल है सर, किसका एग्जाम्पल है? मेल्टिंग का, है ना, ठीक है, क्लियर है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया क्या, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस, कौन बोला? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। और याद रखना कि द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग अकर्स दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग अकर्स दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। होता है ना कि नहीं होता है? चलो इससे इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में, अच्छा इवेपोरेशन और इवेपोरेशन होता क्या, ये पहले बताओ। इवेपोरेशन क्या होता है ये बताइए हमें। नाम से ही पता चल रहा है, पानी गिराते हैं अभी, ठीक है, क्या हो जाता है, पानी इवेपोरेट कर जाता है ना। पेट्रोल लिए हो कभी, गाड़ी में पेट्रोल लिए हो, क्या होता है, पेट्रोल देखो टंकी के आसपास कभी एक दो बूंद गिर जाता है ना, तुरंत क्या हो जाता है, उड़ जाता मतलब पंख लगा हुआ है, क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना भाई, वाष्पीकृत हो जाता है। और तो अब हम लोग इवेपोरेशन वर्ड भी यूज करते हैं और वेपोराइजेशन वर्ड भी यूज करते हैं ना। दोनों में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में होता है। किन्हें पता है पूरा बताइए हमें, आपको पता है? मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से सोच समझ के बोलना, पक्का। देखो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ
चलो ठीक, चलो देखो इवेपोरेशन भी में भी क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और वेपोराइजेशन में भी लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होता है, दोनों में सेम चीज होता है, लेकिन दोनों का टर्म, दोनों के लिए नाम अलग अलग दिया हुआ है क्योंकि अलग अलग केस में होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस at any temperature below its boiling point, below the boiling point of that object, ठीक है, is known as evaporation। जैसे अभी पानी यहाँ पे गिरा हो, पानी क्या हो जाएगा, तुरंत है तो उड़ जाएगा। सन हीट से क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है, गीला कपड़ा, क्या है वो एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। आप लोग कोई भी चीज को धोते हो, रूम धोए सूख गया, पानी गिरा सूख गया, ठीक है, पेट्रोल डीजल गिरा वो सूख गया, सूख गया में गैस में कन्वर्ट हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, इवेपोरेशन का, ठीक है। इवेपोरेशन हमेशा किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ कि सर वेपोराइजेशन कब होगा, चाय बनाने आता है, बनाई हो, अच्छा क्या करते हो चाय बनाने में, प्रोसेस बताओ तो। ये पुराना जमाना का दूध और चाय पत्ती को मिला दी, चीनी नहीं डाली, चीनी भी डालेंगे, गैस जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे। चलो देखो इधर, अगर मान लो कि तुम चावल बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो लिक्विड बॉयल करने लगता है ना। बॉइलिंग का मतलब क्या हो रहा है ये बताओ हमें बॉयल करता है, क्यों बॉयल करता है, बॉइलिंग में होता क्या है, सिंपल, बॉइलिंग में होता क्या है, बॉइलिंग नीचे आएगा चलते रहता है, क्योंकि जो हीट कुछ करो, यहाँ जो है उसको बहुत ज्यादा हीट मिला हुआ, गर्म होकर के कहा जाए, गर्म चीज हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण कहा जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ का पानी जो है वो गर्म होकर के कहा गया, ऊपर गया, और ऊपर का पानी जो था वो हीट को है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था, तो हीट को है जो छोड़ा थोड़ा सा और वो ठंडा हो गया। तो ठंडा चीज हमेशा क्या होता है, वो नीचे आएगा। यही प्रोसेस ना चलता है बॉइलिंग में, नीचे का पानी ऊपर का पानी, मतलब कोई भी लिक्विड होगा वो अप एंड डाउन करेगा। क्यों अप एंड डाउन करेगा, क्योंकि जो चीज हल्का, जो चीज ज्यादा गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, जो चीज ठंडा होगा वो नीचे आएगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है बॉइलिंग में, चलता है ना। तो बॉइलिंग के समय देखो, बॉइलिंग एक समय आता है जब हम किसी भी चीज को गर्म करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो सब्सटेंस बॉयल करने लगेगा। तो बॉयल करते समय जो गैस बनने का जो स्पीड होता है वो देखना, गैस बनने के समय, यानी गैस मतलब वेपर बनने का जो स्पीड होता है कभी बॉइलिंग पॉइंट पे देखना, वो बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है। मान लो कि पानी को यहां पे गिराए हम लोग, पानी कुछ देर में सूख गया मीन्स इवेपोरेट हो गया, ठीक है ना। हमको पता भी चला, वेपर बनते हम देखे भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब खाना बना रहे होते हैं तो लिक्विड जब बॉयल करते हैं तो जो वहां पे बहुत फास्टली है जो वेपर में कन्वर्ट करता है, लिक्विड करता है ना। तो इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपोराइजेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। इवेपोरेशन का कई सारा फैक्टर है, जैसे देखो गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखता है कि बरसात में या ठंडा में, ठीक है, यानी टेम्परेचर इवेपोरेशन का फैक्टर है कि नहीं। अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर कम मिलेगा इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा ना।
देखो अब इसको समझा दे रहे। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन समझ में आया? इवेपोरेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन याद रखना कि द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपोराइजेशन एंड द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस में जब है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, और बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में कुछ डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन क्या है? स्लो प्रोसेस है ना, स्लो प्रोसेस। वेपोराइजेशन क्या होता है? फास्ट प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? इवेपोरेशन जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, लिक्विड के अपर सरफेस पे होता है। कभी देखे हो नदी या तालाब में एंट्री करना, ऊपर वाला पानी गर्म रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा? होगा ना। मान लो कि ये तालाब है, नहीं है, ठीक है, ये लोग की तालाब है, सन का हीट पड़ रहा है तो ऊपर पानी क्या होगा? होगा। तो इवेपोरेशन अकर्स एट द अपर सरफेस। ठीक है, क्लास कितने देर का होता है? 1.5 या 2 घंटे टाइम है? अच्छा, evaporation occurs at the upper surface while vaporization occurs entirely at the all points of the all surfaces। evaporation जो होता है वो अपर सरफेस पे होता है, वेपोराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? हाँ, वो लिक्विड का जितना भी सरफेस है वो होता है उसके हर एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, इवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। वेपोराइजेशन क्या होता है? एट द बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसके बॉइलिंग पॉइंट पे? लिक्विड के होता है ना। चलो, इवेपोरेशन का कोई फैक्टर है कि नहीं है? बहुत सारे फैक्टर है। इवेपोरेशन है सेवरल फैक्टर्स। इवेपोरेशन आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक क्या? टेम्परेचर है ना, ह्यूमिडिटी है कि नहीं? ह्यूमिडिटी, बरसात में जल्दी कपड़ा सूखता है कि गर्मी में? क्यों? गर्मी में ड्राई एयर रहता है, जबकि बरसात में क्या रहेगा? ह्यूमिड एयर रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। अरे सिंपल सुनो कि तुमको भूख लगा हुआ रहेगा ज्यादा तब खाना ज्यादा खाओगे, कि पूरा पेट भरा हुआ है तब खाना ज्यादा खाओगे? भूख लगा हुआ रहेगा तो खाना ज्यादा खाओगे। तो बरसात के दिनों में एयर के पास जो वाटर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है, होल्डिंग कैपेसिटी होता है, उसमें ऑलरेडी एयर में है जो पानी मिला हुआ रहता है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो उसकी यानी उसकी पेट भरी हुई है तो वो ज्यादा क्यों एब्जॉर्ब करेगा? गर्मी में देखो ड्राई एयर रहता है, एकदम शुष्क हवा, जितना नमी मिलेगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो ह्यूमिडिटी का रेसिप्रोकल होता है क्या? इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा? कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर कम रहेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा ना। चलो और बताओ, विंड स्पीड। बरसात के मौसम में धूप नहीं निकलती है, कपड़ा सुखाना रहता है, इमरजेंसी होता है, तो क्या करते हैं? स्कूल ड्रेस वाला याद है? हम लोग बचपन में स्कूल ड्रेस एक रहता था, उसको कल पहन के जाना रहता था। 15 अगस्त या 26 जनवरी है तो आते थे स्कूल से जल्दी से धो के, उसको है जो पंखा की बरसात के समय 15 अगस्त जो होता है वो जनरली बरसात के समय होता था, है ना। तो क्या करते थे कि पानी ये रूम में फैन के नीचे हम लोग क्या करते थे उसको, अभी भी तुम लोग अगर बैचलर लाइफ में जी रहे हो तो करते ही होगे, है ना, पंखा के नीचे डाल लेते हो। तो विंड के पास पावर, विंड क्या है? विंड के पास एनर्जी होता है कि नहीं होता है? तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स को, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को उड़ा करके लेकर चली जाती है ना। तो विंड स्पीड ये भी एक फैक्टर हो गया ना। सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया, ये भी फैक्टर है। मान लो कि 1 लीटर पानी को बोतल में रखो और 1 लीटर पानी को थाली में रख दो, और दोनों को सेम टाइम में सेम छत पे, यानी कि एगो अमेरिका का छत है, वो इंडिया का छत है, फिर क्लाइमेट में डिफरेंसेस आ जाएगा। सेम टाइम में सेम शहर के सेम बिल्डिंग के सेम छत पे जाके रख दो, किसका पानी जल्दी सूखेगा? बोतल वाला पानी कि थाली वाला पानी? क्यों? सरफेस एरिया उसका ज्यादा है ना। क्लियर है? तो ये सब इसका फैक्टर है, किसका? इवेपोरेशन का। लेकिन वेपोराइजेशन का कोई फैक्टर है
वेपोराइजेशन का कोई फैक्टर है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। वेपोराइजेशन के लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा तो वेपोराइजेशन होगा, नहीं मिलेगा तो वेपोराइजेशन नहीं होगा, वो इवेपोरेशन होगा। आ रही बात समझ में? चलो खत्म कर देना, बस ये थोड़ा सा है जो देख लो। पहली बार देख रहे हैं? 8-8 घंटे 10-10 घंटा पढ़ने वाला लड़का है, सोच लो तुम कहाँ हो और कोई कितना पढ़ रहा होगा। तो कभी भी तुम्हारे ही लिए बता रहे, हमको क्या है कि हम, मेरे लिए तो और अच्छा है। जल्दी निकल जाओ, देख लो। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन हम लोग को पता है, कंडेंसेशन गैस से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना। सब्लिमेशन पता है, अगर मान लो कि सॉलिड को गर्म करते हो तो किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में, और लिक्विड को गर्म करोगे किस में, गैस में। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से विदाउट कन्वर्सन इन लिक्विड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। जैसे एग्जांपल बताओ। हाँ, कपूर। कपूर पूजा करते हो तो आप लोग देखो कि पूजा की डलिया में जो भी रखते हैं कपूर को, या दुकान में शॉपकीपर, दुकान वाला जो जो कपूर को रखता है एकदम पैक्ड रखता है ना। पहले जो एकदम कागज में बंद, पेपर में जो बंद रखेगा उसको डिब्बा में बंद करके रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। आपने देखा है नेफ्थलीन बॉल, जिसको करगोली हम लोग बोलते हैं, है ना, यूरिनेट्री वगैरह में भी रखा जाता है। ऐसे हम लोग क्या करते थे कि इसको कीड़ा मारने वाला दवा भी कहते थे। जो ऊनी कपड़ा होता था ना, ऊनी कपड़ा जो होता था उसको कीड़ा से बचाने के लिए क्या करते थे, जब वह जो जैसे ही ठंड खत्म होता था ट्रंक वगैरह में रखते थे तो हम लोग उसको डाल देते थे, एक दो डाल देते थे। हम बचपन में देखते थे, याद है हमको अभी तक, कि बचपन में है जो डालते समय तो देखे कि पूरा डला है, अगले साल खोलते थे फिर निकालते समय तो है जो या तो नहीं रहता था तो एकदम छोटा सा वगैरह बना हुआ रह जाता था। वो किसके कारण होता है? क्योंकि सब्लिमेशन के कारण। कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली है जो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं, एंड गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है, तो सब्लिमेशन 3-4 सब्सटेंस आपको याद रखना है। नेफ्थलीन बॉल्ब याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड याद रखना है, आयोडीन याद रखना है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, ठीक है, कपूर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नमक का पैकेट है, अब कोई यहाँ अकेले रहता है फैमिली से दूर, यहाँ पे इतने बच्चों में आप अकेले रहते हो, खाना को कैसे बनाते हो, खुद से बनाते हो, नमक का पैकेट लाते हो कि बिना नमक का बनाते हो, कौन सा नमक यूज करते हो, टाटा सॉल्ट की है जो सेंधा नमक। चलो नमक लाते हो, उसको डिब्बा में रखते हो, डिब्बे में रखते हो, पक्का। चलो इतना कर रहा है, बैचलर लाइफ में बहुत है, ये बहुत मेहनत का काम है। नमक को ला करके उसको डिब्बे में रखना। सपोज करो कि अगर नमक का एक पैकेट हम लाएं और उसको, मेरे पास डिब्बा नहीं है, बोतल नहीं है कुछ में रखने का, करते थे ना। नमक में क्या होता है, क्या होता है अभी बताए, आयोडीन होता है जो ग्वाइटर से बचाता है। आयोडीन के बारे में भी बताया कि आयोडीन क्या करता है, सब्लिमेशन करता है। यानी आयोडीन को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो नमक का पैकेट को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, उसमें जो आयोडीन है, पक्का। तो वो तो हमारे लिए डेंजरस है, गलत बात। फिर से सुनो, नमक के पैकेट को अगर हम लोग ऐसे ही काट कर खुला छोड़ दो तो क्या उसमें जो आयोडीन है वो उड़ जाएगा? हमको प्रूफ के साथ बताना, यानी रीजन के साथ। या उड़ेगा नहीं उड़ेगा तुक्का मत मारो, दो गो तो ऑप्शन है, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा? वो अलग बात है सर, ये एग्जाम में भी आया है तुम्हारे कि नमक, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जब एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है जो when it is kept open in air, then it absorbs moisture from the air। क्लियर है? तो वैसे सब्सटेंस को हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक और सब्लिमेशन का यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया?
यहां पे सुनो क्या होता है कि आयोडीन जो रहता है ना वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है नमक में। नमक में जो आयोडीन रहता है वो KI के फॉर्म में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, ये याद रखना। नमक में आयोडीन कौन से फॉर्म में, यानी कंपाउंड स्टेट में रहता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है, इसीलिए वो सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि कंपाउंड में जब जाता है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो सब्लिमेशन वाला प्रॉपर्टी उसका गायब हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो चलो, और ये तो समझ में आ गया। कल हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा बाकी है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, अभी पहले मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का टेक्निक्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड कितने तरह का होता है, सोल क्या होता है, जेल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, ये सब कुछ कुछ थोड़ा सा बाकी है वो हम लोग देख लेंगे। फिर से बोल रहे हैं हमको पूरा डीपली नहीं पढ़ना, जितना बता रहे हैं उतना ही आ जाएगा सारा क्वेश्चन, तो फिर हम क्यों पढ़े, है ना? इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना? ठीक है, थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं।